नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल क्रिमिनल स्टडी विद परवीन राठी में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, विगत कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सूचित किया था कि कानून से जुड़े लोगों के लिए और जो लोग कानून से भी नहीं जुड़े हैं उन लोगों के लिए हम कानून के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने वाले हैं, जिसके संबंध में आप लोगों को अनेक जानकारियां साझा की जाएंगी जो सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण होंगी। और साथियों, एक बात कहना चाहता हूं कि आपकी कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मैं उस चीज पे एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो साथियों, आज हमारा पहला वीडियो होने वाला है दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी पे। साथियों, मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहता हूं कि सीआरपीसी सर्वप्रथम 1973 में बनी थी। साथियों, आज हम सीआरपीसी के अध्याय 12 के संबंध में अध्ययन करेंगे जो एफआईआर से संबंधित है। साथियों, आज हम सीआरपीसी के अध्याय 12 के संबंध में अध्ययन करेंगे। जो एफआईआर से संबंधित है। साथियों, सबसे पहले तो हम सीआरपीसी की धारा 154 का अध्ययन करेंगे जो प्रावधान करती है कि सीआरपीसी की धारा 154 जो प्रावधान करती है संज्ञेय अपराध की इत्तला के बारे में। साथियों, सीआरपीसी की धारा 154 संज्ञेय मामलों के अपराध में इत्तला के बारे में बताती है। साथियों, समाज में विभिन्न प्रकार के लोग हैं और समाज में सब लोगों को जीवन जीने का अधिकार है। यदि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार की घटना होती है, किसी भी प्रकार का कोई अपराध होता है, तो राज्य का कर्तव्य बनता है कि उस व्यक्ति को सुरक्षा मुहैया कराए। तो इसी संबंध में राज्य ने अपने कर्तव्य को समझते हुए धारा 154 का प्रावधान किया एफआईआर। तो साथियों, सबसे पहले एफआईआर का यहीं से कॉन्सेप्ट आया। अब हम अध्ययन करेंगे साथियों 154 में हमने पढ़ा कि संज्ञेय अपराध क्या है। साथियों, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि संज्ञेय अपराध क्या है। साथियों, संज्ञेय अपराध को सीआरपीसी के परिभाषा खंड में परिभाषित किया गया है। साथियों, संज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं जिनमें प्रथम सूची में जो दर्शित हैं और जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार करती है। जिन अपराधों में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार करती है या जो अनुसूची प्रथम में वर्णित है, वही संज्ञेय अपराध हुए। साथियों, तो संज्ञेय अपराध के बारे में हमने जाना
अब हम आगे बढ़ेंगे साथियों। तो अब हम बात करेंगे कि जब किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध या घटना होती है, कोई अपराध या घटना होती है, तो अब किसी व्यक्ति के साथ घटना हुई, वो व्यक्ति क्या करेगा? वो व्यक्ति कुछ ना कुछ तो प्रावधान होगा उसके लिए कानून में। तो साथियों, जब भी किसी व्यक्ति के साथ कोई संज्ञेय अपराध कारित होता है, तो उसका यह अधिकार है कि जब किसी व्यक्ति के साथ कोई संज्ञेय अपराध कारित होता है, तो उस व्यक्ति का यह अधिकार है कि वो एक उस घटना का विवरण एक प्रार्थना पत्र पे लिखकर थाने के भार साधक अधिकारी को प्रेषित करेगा या स्वयं जाके देगा। ये तो बात करती है साथियों 154 सीआरपीसी। साथियों, अब इसी संबंध में जब व्यक्ति प्रार्थना पत्र को थाने के भार साधक अधिकारी को प्रेषित करेगा, तो यहां पे 154(1) साथियों ध्यान रखना, यहां पे 154(1) पुलिस अधिकारी को यह कर्तव्य लाती है कि वो इस सूचना को लेखबद्ध करे और थाने के रजिस्टर में दर्ज करे। जब पुलिस अधिकारी व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना को थाने के रजिस्टर में दर्ज करता है, तो वही साथियों एफआईआर कहलाती है। तो तब माना जाता है जब थाने के अधिकारी द्वारा व्यक्ति की सूचना को लेखबद्ध किया जाता है, तो तब वो एफआईआर कहलाती है। तो तब माना जाता है कि धारा 154 का पालन किया गया है। तो साथियों, ये तो एफआईआर से संबंधित थी कि हमें सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले हमें एक प्रार्थना पत्र थाने के भार साधक अधिकारी को प्रेषित करना है या स्वयं जाके देना है। और वहीं में धारा 154(1) थाने के भार साधक अधिकारी को यह कर्तव्य बताती है कि आप उस व्यक्ति के प्रार्थना पत्र को लेखबद्ध कर थाने के रजिस्टर में दर्ज करें। जब थाने का भार साधक अधिकारी उस प्रार्थना पत्र को थाने के रजिस्टर में दर्ज करेगा, तो तब माना जाएगा कि एफआईआर दर्ज हुई और धारा 154(1) का पालन किया गया। तो साथियों, ये थी एफआईआर। अब साथियों, बात आती है यहां पे कि एफआईआर क्या होती है। एक बात आती है साथियों यहां पे कि एफआईआर क्या होती है, यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट। प्रथम सूचना रिपोर्ट। तो साथियों, अब हम बात करेंगे कि एफआईआर होती क्या है। तो साथियों, जैसे आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि दंड प्रक्रिया संहिता में कहीं भी एफआईआर को परिभाषित नहीं किया गया है। तो साथियों, हम एफआईआर को इस प्रकार से देख सकते हैं। आप इसमें 4 पॉइंट नोट कर सकते हैं। एफआईआर पहला यह है कि ऐसी इत्तला या सूचना जो हम पुलिस अधिकारी को देते हैं। ठीक है साथियों, पहला पॉइंट तो यह है कि एफआईआर को कहीं भी दंड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित नहीं किया है। फिर भी हम इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि ऐसी इत्तला जो हम पुलिस अधिकारी को देते हैं। ठीक है साथियों। दूसरा पॉइंट है इसमें, ऐसी इत्तला जो संज्ञेय अपराध से संबंधित हो। तो साथियों, दूसरी बात यह है कि ऐसी इत्तला जो संज्ञेय अपराध से संबंधित हो। और तीसरी बात, ऐसी इत्तला जो घटना के बाद सर्वप्रथम दी जाए। ऐसी इत्तला सर्वप्रथम
दी जाए। ठीक है साथियों, 3 बिंदु ये हैं कि ऐसी इत्तिला जो हम किसी पुलिस अधिकारी को देते हैं, ऐसी इत्तिला जो किसी संज्ञेय अपराध से संबंधित होती है, और ऐसी इत्तिला जो घटना के बाद सर्वप्रथम दी जाती है। और चौथा पॉइंट है इसमें, ऐसी इत्तिला जिसके आधार पर पुलिस अधिकारी अन्वेषण शुरू करता है। तो साथियों, एफआईआर को कहीं भी दंड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है, फिर भी हम इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि ऐसी इत्तिला जो हम पुलिस अधिकारी को देते हैं, ऐसी इत्तिला जो संज्ञेय अपराध से संबंधित है, ऐसी इत्तिला जो घटना के बाद सर्वप्रथम दी जाए, और ऐसी इत्तिला जिसके आधार पर पुलिस अधिकारी अनुशासन शुरू करता है। इन चारों पे एफआईआर की परिभाषा समझ सकते हैं, इन 4 बिंदुओं को एफआईआर की परिभाषा समझ सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पे हम अभी तक अध्ययन कर चुके हैं कि एफआईआर कहाँ दर्ज होती, कैसे दर्ज होगी, और एफआईआर क्या होती है। साथियों, एफआईआर दर्ज होने के बाद जब धारा 154 का पालन हो जाता है, तो साथियों यहां से प्रक्रिया, साथियों 154 से प्रक्रिया सीधे धारा 157 में जाती है, धारा 157 में जाती है। साथियों 154 से शुरू हुई थी प्रक्रिया और धारा 157 में जा रही है, जहां धारा 157 जहां प्रावधान करती है धारा 157 प्रावधान करती है कि अन्वेषण की प्रक्रिया क्या होगी, इंक्वायरी की प्रक्रिया क्या होगी। तो धारा 57 हमें यह बताती है कि अनुशासन की प्रक्रिया क्या होगी, और अनुशासन कौन करेगा, पुलिस अधिकारी करेगा। अब साथियों, हमने धारा 157 तो पढ़ा कि अनुशासन की प्रक्रिया क्या होगी, और अनुशासन कौन करेगा, पुलिस अधिकारी करेगा। तो साथियों 157 को परिवर्तन करने के लिए कोई ना कोई धारा तो आई होगी। तो साथियों 157 को परिवर्तन करने के लिए धारा 156 आई। 156 हमें पुलिस अधिकारी को संज्ञेय मामलों में अनुशासन की शक्तियां प्रदान करती है। तो साथियों 156 क्या करती है, पुलिस अधिकारी को संज्ञेय मामलों में अनुशासन की शक्तियां प्रदान करती है, और उन्हीं शक्तियों का प्रयोग पुलिस अधिकारी धारा 157 में विहित प्रक्रिया में करता है। साथियों, अब हम यहां से 157 का अध्ययन करेंगे कि 157 में क्या कहा गया है। साथियों, धारा 157 कहती है कि अन्वेषण की प्रक्रिया तो साथियों, जब किसी पुलिस अधिकारी को किसी भी मामले की इंक्वायरी या अन्वेषण के लिए चिन्हित किया जाता है, तो वो यहां से प्रयास करता है कि उस मामले की जांच की जाए, इंक्वायरी की जाए, सॉरी जांच नहीं इंक्वायरी, जांच और इंक्वायरी में अंतर होता है जनाब। साथियों, उस मामले की इंक्वायरी की जाए या अनुशासन किया जाए। तो साथियों वो सर्व पहले यहां पे यदि उसे लगता है कि संज्ञेय अपराध कारित हुआ है, तो वो यहां पे सबसे प्रथम गिरफ्तारी का प्रयास करेगा गिरफ्तारी का प्रयास करेगा। साथियों, धारा 157 पुलिस अधिकारी को बाध्य नहीं करती है कि आप इस मामले की जांच करें। यदि धारा 157 यहां पे एक चीज बताती है, यदि पुलिस अधिकारी को लगता है, यदि धारा 157 में पुलिस अधिकारी को लगता है
कि संज्ञेय अपराध कारित होना दर्शित नहीं हो रहा है, संज्ञेय अपराध हुआ नहीं है, तो यहाँ पे पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह यहाँ पे खात्मा रिपोर्ट लगाएगा और न्यायालय को प्रेषित कर देगा। यदि पुलिस 157 बाउंड नहीं करती है कि आप अनुशासन करिए ही करिए, 157 ये बताती है कि अगर पुलिस अधिकारी को लगता है कि अनुशासन संज्ञेय अपराध कारित हुआ है तो वो गिरफ्तारी का प्रयास करेगा और धारा 160 या 161 के बयान दर्ज करना शुरू कर देगा। यदि उसे लगता है कि संज्ञेय अपराध कारित नहीं हुआ है तो वो यहाँ पे कोर्ट के सामने खात्मा रिपोर्ट पेश कर देगा, जिसे क्लोजर रिपोर्ट कहते हैं। साथियों, तो ये तो बात हुई कि जब संज्ञेय अपराध कारित नहीं हुआ तब वो क्लोजर रिपोर्ट पेश कर देगा। साथियों, यदि अगर उसे लगता है कि संज्ञेय अपराध कारित हुआ है तो वो गिरफ्तारी के प्रयास करेगा, और गिरफ्तारी सीआरपीसी का महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। अब थोड़ा सा गिरफ्तारी के संबंध में बात करते हैं कि गिरफ्तारी के संबंध में क्या चीजें होती हैं। साथियों, अब हम बात करेंगे गिरफ्तारी। जो धारा 41 में परिभाषित है। यह धारा 41 बताती है कि गिरफ्तारी क्या है, किन अपराधों में पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। तो साथियों, यदि पुलिस अधिकारी को लगता है कि संज्ञेय अपराध कारित हुआ है तो वो धारा 41 के अनुरूप उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा। तो साथियों, अब हम थोड़ा इसमें गिरफ्तारी का कॉन्सेप्ट जानते हैं कि गिरफ्तारी क्या है, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस संबंध में बात करते हैं। साथियों, हम देखते हैं कि हम भारतीय संविधान देखेंगे जिसमें अनुच्छेद 21 बात करता है। अनुच्छेद 21 बात करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 ये गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसी अनुच्छेद में एक चीज बताती है, यहां तो बात कर दी कि किसी भी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसी में बताया गया है कि यदि विधि द्वारा कोई प्रक्रिया स्थापित है, यदि विधि द्वारा कोई प्रक्रिया स्थापित है वंचित करने की, तो तब आप वंचित कर सकते हैं। अब विधायिका थी, विधायिका ने अपना शक्ति का प्रयोग किया और उन्होंने कहा कि आप फलाना व्यक्ति को इस प्रकार से गिरफ्तार कर सकते हैं। एक तरफ तो बात होती है कि गिरफ्तार नहीं कर सकते और दूसरी तरफ बोला जाता है कि विधि द्वारा अगर स्थापित कोई प्रक्रिया है तभी आप गिरफ्तार करेंगे। लेकिन इसी क्रम में अब चलो माना कि हमने गिरफ्तार कर लिया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, अब पुलिस उस व्यक्ति का क्या करेगी? गिरफ्तार किया। अब पुलिस यहां से सवाल आता है कि ये समस्याएं जटिल हैं, ये समस्याएं जटिल हैं, यहां से अब उस व्यक्ति का क्या करेंगे? तो यही चीज हमें बताती है अनुच्छेद 22(2). जब हम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22(2) का अध्ययन करेंगे तो वहां हमें एक चीज मिलती है कि यदि पहले तो अनुच्छेद 21 में यह गारंटी दी कि आप किसी भी व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकते जब तक विधि द्वारा कोई स्थापित प्रक्रिया ना हो। अब विधि में विधायिका ने प्रक्रिया भी बना दी कि किस व्यक्ति को कैसे गिरफ्तार करना। अब गिरफ्तार तो कर लिया, अब पुलिस उस व्यक्ति का क्या करेगी? तो यही अनुच्छेद 22 में बताया गया है कि पुलिस उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करना होगा। तो जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसको 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करना होगा। यही हमें अनुच्छेद 22 बताता है और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है ये हमारा। यदि पुलिस किसी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक अपने पास निरुद्ध रखती है तो वो विधि के अनुसार नहीं होगा और वो गलत गड़बड़ मामला हो जाएगा वहां पे। तो साथियों, इन दो चीजों को परिभाषित करने के लिए, इन दो चीजों के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 को परिवर्तन करने के लिए, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 को परिवर्तन करने के लिए
सीआरपीसी की धारा 57 धारा 57। तो साथियों धारा 57 क्या बताती है? धारा 57 हमें यह बताती है कि आप किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं रख सकते हैं। तो धारा 57 बताती है कि आप किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से निरुद्ध नहीं रख सकते। ये चीजें देखिए आप संविधान से होके आ रही हैं। अनुच्छेद 21 कहता है कि आप किसी व्यक्ति को उसकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकते जब तक विधि द्वारा कोई स्थापित प्रक्रिया ना हो। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि विधि ने कोई प्रक्रिया बनाई, आपने गिरफ्तार कर लिया, फिर अनुच्छेद 22(2) में कहा गया है आपको उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो विधि के अनुसार नहीं होगा, वहां पे मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो अनुच्छेद संविधान को परिवर्तन करने के लिए सीआरपीसी की धारा 57 आई, जो प्रावधान करती है कि किसी भी व्यक्ति को आप 24 घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं रख सकते हैं। बस केवल एक शर्त है, अगर आप 24 घंटे से अधिक निरुद्ध रखेंगे, आप किसी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक निरुद्ध रखेंगे तो उसके लिए आपको मजिस्ट्रेट का प्राधिकार लेना पड़ेगा। अब यहां पे आई बात, मजिस्ट्रेट का प्राधिकार लेना पड़ेगा। 24 घंटे में आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, यदि आप उसे 24 घंटे से ज्यादा निरुद्ध रखना चाहते हैं तो आपको मजिस्ट्रेट का प्राधिकार लेना पड़ेगा। अब यहां पे समस्या आती कि मजिस्ट्रेट का प्राधिकार लेने कहां जाना पड़ेगा। यह एक समस्या है कि अभी तक चीजों को हमने पढ़ा कि कहां क्या होगा, कहां क्या होगा। अब हम यहां पे पढ़ेंगे कि मजिस्ट्रेट गिरफ्तार तो हुआ व्यक्ति, अब गिरफ्तार के बाद उसको 24 घंटे के अंदर पेश भी करना है न्यायालय में, लेकिन यहां से आप 24 घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं रख सकते। अब क्या करेगी पुलिस? तो पुलिस का यह कर्तव्य है, ये बाउंड लगा देती है अनुच्छेद संविधान कि आपको 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना पड़ेगा। यदि आप 24 घंटे से अधिक निरुद्ध रखना चाहते हैं तो मजिस्ट्रेट का प्राधिकार लेना पड़ेगा। अब बात आती है कि मजिस्ट्रेट का प्राधिकार लेने कहां जाना पड़ेगा। तो मजिस्ट्रेट का प्राधिकार लेने हमें मजिस्ट्रेट के न्यायालय में जाना पड़ेगा, और यह प्राधिकार हमें मिलेगा धारा 167 में, धारा 167 में। यहां हम मजिस्ट्रेट का प्राधिकार ले सकते हैं 167 में, जो बात करता है रिमांड की, रिमांड की बात करता है, रिमांड की बात करता है साथियों। अब जब पुलिस यहां से व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाई, धारा 167 की प्रक्रिया शुरू हुई। जब आप क्रिमिनल लॉ को डील करेंगे तो ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं, इनको आप समझना थोड़ा प्रैक्टिकली समझ सकते हैं आप इन चीजों को। तो जब धारा 167 में डील करेंगे हम, तो पुलिस व्यक्ति को लाई धारा 167 के तहत न्यायालय में, यहां हमने कोर्ट में पेश किया, गिरफ्तार व्यक्ति को कोर्ट में पेश किया। यहां से कोर्ट के पास दो ऑप्शन है, यानी दो विकल्प है यहां से कोर्ट के पास। या तो कोर्ट उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजे, न्यायिक अभिरक्षा में, या पुलिस रिमांड में। साथियों, जब गिरफ्तार व्यक्ति धारा 167 के तहत कोर्ट में पेश किया जाता है तो कोर्ट के पास यहां से दो विकल्प होते हैं, न्यायिक अभिरक्षा और पुलिस रिमांड। पुलिस रिमांड आपको तभी मिलेगा जब पुलिस ने आवेदन किया हो पुलिस रिमांड के लिए, आपको तभी पुलिस रिमांड मिलेगा, अन्यथा उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया जाएगा। अब साथियों, यहां पे न्यायिक अभिरक्षा की बात आती है, तो न्यायिक अभिरक्षा से हम बताते हैं कि जब मजिस्ट्रेट के सामने कोई व्यक्ति को पेश किया जाता है और मजिस्ट्रेट उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजता है, तो ये न्यायिक अभिरक्षा एक बारी में 15 दिन से अधिक नहीं हो सकती है, 15 दिन से अधिक नहीं सकती है। लेकिन व्यवहार में यह प्रक्रिया 14 दिन की होती है व्यवहारिक तौर पे, लेकिन कानून 15 दिन से अधिक भी न्यायिक अभिरक्षा नहीं हो सकती। उसके बाद न्यायिक अभिरक्षा आगे बढ़ती रहेगी। तो साथियों, अब 15 दिन का तो पहला रिमांड मंजूर हुआ, दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा, तो अधिकतम यहां पे सवाल आता है कि अधिकतम न्यायिक अभिरक्षा में कितने दिन रह सकता है व्यक्ति विवेचना के दौरान। दौरान विवेचना है ये, ठीक है साथियों, दौरान विवेचना की बात हो रही है, विवेचना चल रही है, यहां व्यक्ति को पेश कर दिया है।
अब यहां पे अधिकतम 60 दिन और 90 दिन न्यायिक अभिरक्षा मिल सकती है। यदि 60 दिन और 90 दिन के अंदर पुलिस ने चालान प्रस्तुत नहीं किया तो हमने पढ़ा डिफॉल्ट जमानत का राइट मिल जाता है उस व्यक्ति को, गिरफ्तार व्यक्ति को, तो वो डिफॉल्ट बेल ले सकता है, ये उसका अधिकार हो जाता है वहां पे। लेकिन डिफॉल्ट बेल में एक चीज है, जब वो जमानत मांगे तभी उसे बेल मिलेगी। यदि अगर वो जमानत नहीं मांग रहा है, बेल नहीं मांग रहा है, तो उसका निरोध, उसका उसका अभिरक्षा वैध मानी जाएगी, अवैध नहीं मानी जाएगी। साथियों, अब हम इसी क्रम में, ये तो हमने न्यायिक अभिरक्षा की बात की, अब हम बात करते हैं यहाँ पे पुलिस रिमांड की, कि पुलिस एक प्रार्थना पत्र लगाएगी कोर्ट में, केस डायरी का अवलोकन करेगी, अक्यूज को पूछेगी, जो भी बातें होंगी वो होंगी, जैसी भी परिस्थितियां होंगी वो होंगी। साथियों, पुलिस रिमांड पे एक बाउंडेशन लगा देती है सीआरपीसी कि पुलिस रिमांड, जिस दिन पहला रिमांड मंजूर हुआ, न्यायिक रिमांड मंजूर हुआ, पुलिस रिमांड उसके पहले 15 दिन में ही मिल सकता है। 15 दिन के बाद कोई पुलिस रिमांड नहीं मिल सकता है। साथियों, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पुलिस रिमांड कब मिलता है। तो पुलिस रिमांड, पहला रिमांड मंजूर होने के 15 दिन के भीतर लेना पड़ेगा, उसके बाद पुलिस रिमांड नहीं मिल सकता। तो साथियों, ये बात की हमने न्यायिक अभिरक्षा और पुलिस रिमांड की। साथियों, हमने एक चीज पढ़ी थी, गिरफ्तारी। यहां से व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, गिरफ्तारी से पेश किया 167 में, फिर क्या किया, न्यायिक अभिरक्षा में लिया, और पुलिस रिमांड यहां से बढ़ा। तो पुलिस रिमांड, इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया। चीजें देखो कैसे आई, 154 से आई, 157 में गई, 157 में गई, फिर 167 में आ चुकी है चीजें। ठीक है साथियों, तो अब हम बात करेंगे गिरफ्तारी के संबंध में। हमने पढ़ा, तो मैं एक चीज बताता हूं साथियों, कई बार हम सोचते हैं कि मजिस्ट्रेट रिमांड कैसे देगा। एक समस्या है, क्या मजिस्ट्रेट बिना उपस्थित व्यक्ति के रिमांड दे सकता है? तो साथियों, एक सवाल है कि क्या मजिस्ट्रेट बिना व्यक्ति की कस्टडी के रिमांड दे सकता है? साथियों, सामान्य तौर पे बात है कि मजिस्ट्रेट बिना कस्टडी के रिमांड नहीं दे सकता। लेकिन जब व्यक्ति को फॉर्मल अरेस्ट किया गया, फॉर्मल अरेस्ट को हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे कि फॉर्मल अरेस्ट होता क्या है, इस बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन जब व्यक्ति को फॉर्मल अरेस्ट किया जाता है तो तब पुलिस बिना उसके व्यक्ति के रिमांड दे सकता है। लेकिन साथियों, रिमांड के लिए दो चीजें, रिमांड के लिए एक चीज जरूरी है कि व्यक्ति का कस्टडी में होना, व्यक्ति का कोर्ट की कस्टडी में होना जरूरी है। तो यहां पे शब्द आया कस्टडी। साथियों, और एक शब्द पढ़ा था हमने, गिरफ्तारी। साथियों, बहुत सी बार हम सोचते हैं कि कस्टडी और गिरफ्तारी सेम है, सिनोनिमस है, लेकिन मैं साथियों में बताना चाहता हूं आप लोगों को कि इसमें थोड़ा एक महीन अंतर है। कस्टडी और गिरफ्तारी में एक महीन अंतर है, छोटा सा, कि गिरफ्तारी क्या है। जब हम धारा 46 पढ़ें, तो धारा 46 में बताया कि आप व्यक्ति को गिरफ्तार कैसे करेंगे। तो धारा 46 कहती है कि यदि उस व्यक्ति द्वारा आपको अपने वचनों से आपको समर्पण नहीं किया गया है तो आप क्या करेंगे, वस्तुतः उसको छुएंगे और उसके शरीर को निरुद्ध करेंगे। तो तब जब हम ये दो चीजें कर लेते हैं, उसके शरीर को छूते हैं और उसके शरीर को निरुद्ध कर देते हैं, तो तब माना जाता है कि फलाना व्यक्ति गिरफ्तार हुआ। ये तो गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के लिए क्या जरूरी है, गिरफ्तारी के लिए वस्तुतः हम उसके शरीर को छुए और उसके शरीर को निरुद्ध करें, तो तब माना जाता है कि उक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। अब शब्द आता है कस्टडी। तो उसके शरीर को हम वस्तुतः छूना जरूरी है, उसके शरीर को निरुद्ध करना जरूरी है, लेकिन कस्टडी में हम उसके शरीर को छूना या उसके शरीर को निरुद्ध करना जरूरी नहीं है, उसके शरीर को स्पर्श करना जरूरी नहीं है। ये गिरफ्तारी और कस्टडी में एक महीन अंतर है कि कई बार हम देखते हैं कि उक्त व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, वो
कोर्ट में सरेंडर करता है, तो जब वो सरेंडर करता है तो हम उसके शरीर को वस्तु तो छूते नहीं हैं, उसके शरीर को वस्तु तो छूते नहीं हैं या उसे निरुद्ध नहीं करते हैं, तो वही कस्टडी कहलाती है। एक मामला आया था ईडी बनाम दीपक महाजन 1994 का एक मामला था, जिसमें संवैधानिक बेंच ने कहा था कि प्रत्येक गिरफ्तारी कस्टडी हो सकती है, लेकिन प्रत्येक कस्टडी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, क्योंकि गिरफ्तारी में उसके शरीर को वस्तुतः छूना जरूरी है और कस्टडी में उसके शरीर को छूना जरूरी नहीं है। यही कस्टडी और गिरफ्तारी में अंतर है। तो साथियों, देखा हमने जिस प्रकार से चीजें आई 154 से, और साथियों आज की क्लास में हमने जिस प्रकार से देखा कि 154 से शुरू हुई एफआईआर से और 157 पे अनुशेषण की प्रक्रिया शुरू हुई और यहां से गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के संबंध में हमने आज अध्ययन किया और फिर यहां से 167 का रिमांड हुआ और रिमांड में हमने गिरफ्तारी और पुलिस रिमांड और न्यायिक अभिरक्षा का रिमांड पढ़ा। तो साथियों, ये परीक्षा की दृष्टिकोण से भी और प्रैक्टिस की दृष्टिकोण से भी और अन्य लोगों की दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर था। अगले चैप्टर में हम चार्जशीट और 160, 161 जो पुलिस बयान रिकॉर्ड करती है उसके संबंध में बात करेंगे। साथियों, तो आज का क्लास मेरा यहीं पे समाप्त है। धन्यवाद। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और हमारा अगला वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जय हिंद।